मोदी का प्लान तो फिर कामयाब हो रहा है। उसने जो ताकत से करना था, जबर से करना था, वो उसने कर लिया। फिर उसको टाइम चाहिए था, उसने टाइम गेन कर लिया। चाइना के साथ एंगेज हुआ, लेकिन उसको भी उसने कामयाबी से मैनेज कर लिया। और अब बारी आई है पॉलिटिकल सॉल्यूशन प्लस खारजी महाज के ऊपर या फॉरेन फ्रंट्स के ऊपर अपने मामले को सीधा करने की, तो वो उसमें भी ऑलमोस्ट कामयाब है। अब अगर कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीरी और पाकिस्तानी ये रोल प्ले नहीं कर पाते तो मोदी तो सर ये लड़ाई बगैर लड़े फिर जीत गया। जान साहब, जिस इंडिया से अभी हम मुज़ाकरात के लिए कुछ थोड़ा बहुत पर तोड़ रहे, उसका अब सारा मंसूबा सामने आ गया है। वो जो 5 मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं कश्मीरी क़यादत ने, नरेंद्र मोदी के, वो 5 वो मुतालबात हैं जो भारत की अपनी ख्वाहिश है कि इस किस्म का कोई सलूशन कश्मीर का होना चाहिए। और हैरत की बात यह है कि जो कश्मीरी क़यादत है उनकी जानिब से ये मुतालबात सामने आए हैं। यानी 5 मुतालबात मैं आपको बता देता हूं। पहला यह है कि कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। दूसरा, इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जाए। तीसरा, डोमिसाइल कवानीन, ज़मीनी मलकियत, नौकरियों के हवाले से गारंटी। 35A नहीं मांग रहे, ये गारंटी मांग रहे हैं। चौथा, कश्मीरी पंडितों को वापस लाकर कश्मीर में आबाद किया जाए। 5वां, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सर ये तो यानी मोदी को तो ये उसके मुतालबात उसी को सुना रहे हैं। ये क्या चल रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वही चल रहा है जो 72 साल से ये गद्दार लोग चलाते रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमतें करने के लिए सौदेबाजियां करते हैं। पहले दिन ही जब डिटेंशन से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया था, ये एक एग्रीमेंट के तहत, एक सौदेबाजी के तहत हुआ था। ऐसे नहीं हुआ था कि जनाब मोदी साहब को ख्याल आया कि इनको छोड़ दिया जाए। नहीं, ये लोग अंदर से राजी होके आए और वो राजीनामा ये था कि इनको वापस में, यानी इनको बदले में क्या मिलेगा अगर ये 5 मुतालबात या जो भी मोदी करना चाहता है वो किया जाए, तो इनको बदले में क्या मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टरशिप उमर अब्दुल्ला को दे दी जाएगी और हो सकता है कि जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनको हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये वो बेट है, ये हड्डी है जो फेंकी गई थी इनकी तरफ। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये लोग ना होते जो कि किसी न किसी शक्ल में इलेक्शन करवाने में मददगार साबित होते हैं कश्मीर में, या ये कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं भारत की, कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ मिलके, ये गद्दार तबका अगर ना होता तो कश्मीर बड़ी हद तक आजाद होने के करीब होता या हो जाता। ये भी वो लोग हैं जिन्होंने भारत का तसल्लुत कायम रखने में पूरी तरह मदद की। किसी न किसी शक्ल में भारत दुनिया के सामने ये पेश करता रहा कि ये देखें डेमोक्रेसी यहाँ भी पनप रही है। और डेमोक्रेसी यही होती थी कि इलेक्शन कराया और फारूक अब्दुल्ला को बिठा दिया। इस दफा महबूबा मुफ्ती भी बैठ गई थी। तो बात यह है कि ये नाकामी कश्मीरियों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक अपनी सफ़ों में इन संपोलियों को जगह दी है। ये आस्तीनों के सांप उनके साथ साथ पलते रहे हैं। आप जब लोगों को जानते हुए कि ये आपके मिशन से मुखलिस नहीं हैं, ये गद्दार हैं, तो आप उनको बेहैसियत करने की बजाय अगर इसी तरह सर पे बिठाएंगे तो वो यही कुछ करेंगे। फिर ये है कि ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी डिस्कशन में, वो बिल्कुल आधे से भी कम थी, इस लिहाज से कि इनमें जो 8-9 पार्टियां गई, इनमें से गालबन 4 वो पार्टियां जो हिंदू पार्टियां हैं और उनमें हिंदू लीडर हैं। बाकी 3-4 में ये है जिसमें सजाद लोन टाइप जो बिल्कुल पहले से बिके हुए लोग हैं। हुर्रियत के लोग तो सारे जेलों में हैं, उनमें से तो बाहर कोई नहीं। अगर आप हुर्रियत को नहीं बुला रहे तो फिर बाकी तो झगड़ा वहीं का वहीं रहा। जिस दिन भी कभी हुर्रियत की लीडरशिप बाहर आई तो एहतजाज शुरू हो जाएंगे वहां पे। तो ये वो चीज है जो कि उन्होंने इनको धोखा देने के लिए, और ये जो कश्मीरी लीडरशिप वहां पहुंची हुई है, ये जब तक कश्मीर के लोग इनको हुक्का पानी बंद नहीं करेंगे, इनका रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये काम आगे चलेगा नहीं। ये कोई ना कोई सौदेबाजी करके आके वापस अपने लोगों को झूठ सच सुना के कायल करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि इन लोगों को क्या अगर ये मुखलिस होते, खलूस होता है इनमें, तो ये मोदी को शर्त लगाते कि पहले आर्टिकल 370 और 35A बहाल करो। मैं शेख वकास अकरम साहब के सामने एक चीज़ रखता हूँ। सर देखिए, मोदी का प्लान तो फिर कामयाब हो रहा है। उसने जो ताकत से करना था, जबर से करना था, वो उसने कर लिया। फिर उसको टाइम चाहिए था, उसने टाइम गेन कर लिया। चाइना के साथ एंगेज हुआ, लेकिन उसको भी उसने कामयाबी से मैनेज कर लिया। और अब बारी आई है पॉलिटिकल सॉल्यूशन प्लस
खारजी महाज के ऊपर या फॉरेन फ्रंट्स के ऊपर अपने मामले को सीधा करने की, तो वो उसमें भी ऑलमोस्ट कामयाब है। अब अगर कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीरी और पाकिस्तानी ये रोल प्ले नहीं कर पाते तो मोदी तो सर ये लड़ाई बगैर लड़े फिर जीत गया। और जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको डील किया, मैं नहीं समझता कि अब देखें, अब ये ऐसा मौका नहीं है जहाँ पे मैं बैठ के अपनी हुकूमत के ऊपर जो है वो तानाबाजी या उंगलियाँ उठाना शुरू कर दूँ। मैं ये समझता हूँ कि मोदी का ये कदम जो है वो टोटल जो है हिपोक्रेसी पे है, इसलिए कि ये जो लोग उसने वहाँ बिठाए थे, जिसमें कांग्रेसी लीडर्स भी थे, जिसमें सजाद लोन जैसे लोग थे, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग थे, अमीर गुलाम नबी जैसे लोग थे, ये तो पैथेटिक किस्म के हिंदू साम्राज्य के और हिंदू स्टेट के जो है वो ऑलरेडी उनके प्रीचर रहे हैं यहाँ पे, और उनके नैरेटिव ये वंदे मातरम वाले हैं सारे, ये सारा ये सारे वंदे मातरम वाले हैं। जिस वक्त 370 जो है लागू किया गया और जिस वक्त वो जो कर्फ्यू लगाया गया, तो इन लोगों के बयानात आप पढ़ें, उस वक्त तो ये लगता ही नहीं था कि ये कश्मीरी मुसलमान भी हैं और ये कश्मीरी भी हैं, इनका कश्मीर से कोई ताल्लुक भी है। मैं ये समझता हूँ कि हुर्रियत की गैर मौजूदगी, अली गिलानी का ना होना, यासीन मलिक का ना होना, शबीर शाह का ना होना, मीर वाइज फारूक का ना होना, अगर ये बंदे हैं नहीं तो पीछे कश्मीर है क्या? कश्मीर की जंग आज़ादी के लिए और हुर्रियत पसंदी के लिए जो कुर्बानियाँ, जो नैरेटिव इन लोगों का पूरी दुनिया में है और जो इनकी लीडरशिप है, इस लीडरशिप के अलावा हिंदुस्तान किसी भी लीडर से बात करेगा तो कश्मीर में अमन नहीं होगा। कश्मीर और कश्मीरी इस किस्म के किसी भी अरेंजमेंट को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत के एक वजीर का मैंने आज भी बयान सुना कि हम अभी हकायक इकट्ठे कर, तुसी हकायक इकट्ठे करते रह जाओ, उत्थे वो सारी जंग आज़ादी जी है वो रुड़ गई सारी, तुसी हकायक इकट्ठे करते रह जाओ। बहरहाल वो जो वहां के कश्मीरी हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये शैम आपके ही मुताबिक, जैसे आपने कहा ना कि वो खारजी जंग जीतना चाहता है, शुरू में हम लोगों ने शोर वोर मचाया, सर देखिए ना, वो दुनिया को ये बताएगा हमने इलेक्शन भी करवा दिए, वो दुनिया को ये बताएगा हम रियासत बनाना उनकी ख्वाहिश है, मुतालबा कर रहे हैं कश्मीरी। इमरान भाई वो दुनिया को ये बताएगा कि आज मैंने 3.5 घंटे बैठ के कश्मीरी क़यादत से बात की है, असि यही पिटते रह जावांगे, फलाना नहीं सी, और वेस्टर्न दुनिया जो है वो उनकी बातों को हमसे जल्दी कबूल कर लेती है अगर आप इसको सालों में। तो उसमें हमारी नाकामी है। हमें बड़ा एग्रेसिवली इसको परसू करना पड़ेगा। कश्मीरी अपना रोल जरूर अदा करेंगे, वो इसको कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर को रियासत का दर्जा देना और फिर ये कहना, कांग्रेसी मुसलमान लीडर ये कह रहा है कि जी वो जो पंडित हैं उनको वापस ला के आबादकारी वहां पे की जाए। क्या पाकिस्तानियों ने उनको वहां से निकाल दिया? क्या कश्मीरी मुसलमानों ने उनको वहां से निकाल दिया? फिर डोमिसाइल्स के हवाले से, डोमिसाइल्स की जो बात होती है वो शर्त वो बाकी हिंदुस्तान में तो माना नहीं, आपका ख्याल है कि वो कश्मीर में मान जाएगा? वो ये तमाशा करके वो अपने अगले, देखें ना अभी कितनी सख्त किस्म की हार हुई है जो अभी इलेक्शन हुए, अब वो इस किस्म की चीजें क्रिएट कर रहा है, जैसे इसराइलियों के लिए इलेक्शन से पहले ये तमाशा हुआ था, ताकि वो अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है क्लियर कर सके और नॉन डिलीवरेंस और नॉन परफॉर्मेंस को कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत के हवाले से सामने रख सके। सो द गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी एग्रेसिव, द स्टेट हैज टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट व्हाट मोदी इज डूइंग। और हमें मोदी बैरूनी दुनिया में हमें एनवॉयस भेजने चाहिए, हमें एम्बेसडर्स भेजने चाहिए, हमें हुर्रियत की मीटिंग्स अरेंज करवानी चाहिए। हुर्रियत के लोग आगे भी पूरी दुनिया में जाते हैं, और कश्मीर कमेटी को सिर्फ चाय और सैंडविच खा के और फॉरेन ट्रिप्स नहीं करने चाहिए। किसी बंदे के बच्चे को उसके ऊपर लगाएं जिसको कश्मीर का पता हो, जो आपके नैरेटिव को वहां पे सेल कर सके, जो कश्मीरियों की हकीकी आवाज पहुंचा सके बैरूनी महाज को खारजी अमूर के तहत। उसके लिए आप कोशिश करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। कश्मीरी नहीं मानेंगे किसी भी 2 नंबर किस्म के अरेंजमेंट को। कश्मीरी मुसलमान जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है, मकबूजा कश्मीर में, वो रिजेक्ट करेगा और पाकिस्तान भी रिजेक्ट करेगा इंशाल्लाह। और हम दुआ करेंगे कि जो है ना कश्मीरियों की मुसीबत दूर और मोदी कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। जल साहब, ये हमारी ख्वाहिशात हैं और होना भी यही चाहिए। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हमने तो दुनिया को ये बताया है और दुनिया को ये इंप्रेशन दिया है कि हम बहुत जिम्मेदार रियासत हैं और हम तो जंग चाहते ही नहीं हैं। यानी दुनिया को अगर कोई खौफ था भी कि इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर कोई लड़ाई हो सकती है, तो वो खौफ हमने खत्म कर दिया दुनिया का। हमने ये यकीन दिलाया पूरी दुनिया को कि हम तो किसी सूरत में नहीं लड़ेंगे। सर, इसका क्या फायदा हुआ आपको? नहीं, ये कहने की तो जरूरत नहीं होती, क्योंकि कौमें जंग के लिए हमेशा तैयार रहती हैं।
जब आपके मसाइल हैं, तनाज़ात हैं, दुश्मन मौजूद है, तो फिर आपको हर सूरत जंग की तैयारी करनी पड़ती है। ये ज़रूर हो सकता है कि आप जंग ना छेड़ें, दुश्मन छेड़ दे, फिर आप क्या करेंगे? इसमें जो असल इशू है वो ये है कि हमारी पॉलिसी की नाकामी की जो दलील है वो ये है कि हम हुर्रियत के जो लोग थे उनको भी जेलों से निकलवाने में नाकाम रहे। ये ह्यूमन राइट्स का एक इशू था। पूरी दुनिया सही बाकी बात। चीज माने ना माने, लेकिन ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो तो एक यूनिवर्सल इशू होता है। उसमें आपने किसी के साथ कोई साइड नहीं करना होता। आप देखिए कि अमेरिका हर किसी से डिमांड कर रहा है ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो क्यों नहीं हम भी अपना आवाज उसमें मिला सकते? ठीक है। हमने की नहीं कोशिश।